दो चरणों की वोटिंग के बाद उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दल जहां अपने अपने पक्ष में कसीदे गढ़ रहे हैं, वहीं राजनीतिक पंडितों की नींद हराम हो गई है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अपनी जादुई चिड़िया किस ओर बिठाई जाए, क्योंकि वोटर साइलेंट है और कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। फिलहाल अब बारी है तीसरे और बेहद महत्वपूर्ण चरण की, जिसमें बरेली के साथ साथ बदायूं, संभल, फतेहपुर सीकरी, मैनपुरी, आंवला, हाथरस, एटा और आगरा में वोटिंग होगी। यानी आज के इस वीडियो में हम तीसरे चरण की सीटों का गणित तो समझेंगे ही, बाकी ये भी जानेंगे कि कौन सी सीट किसके पाले में जा सकती है और क्यों। नमस्कार, द न्यूज़ 15 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रविशंकर। शुरुआत करेंगे बरेली लोकसभा सीट से। वैसे तो बरेली का नाम लेते ही आपको बर्फी और झुमका याद आ जाता होगा, जिनका जिक्र हिंदी फिल्मों के गानों में भी खूब किया गया है। मगर राजनीतिक लिहाज से देखेंगे तो ये सीट संतोष गंगवार के नाम से जानी जाती है, क्योंकि वो यहाँ से 8 बार सांसद रह चुके हैं। इस बार भाजपा ने उनका टिकट काटकर छत्रपाल सिंह गंगवार को टिकट दे दिया है। सपा ने 2009 में कांग्रेस के टिकट पर लड़े प्रवीण सिंह ऐरन को टिकट दिया है। हालांकि इतिहास के पन्ने बताते हैं कि यहाँ पर अब तक सपा और बसपा का खाता नहीं खुला है। इस बार यहाँ पर कुल मतदाताओं की बात करें तो 17,76,786। इस लोकसभा क्षेत्र में मुस्लिम वोट बहुलता में है। कुर्मी वैश्य वोटर भी अच्छी खासी तादाद में है। राजनीतिक दलों ने अपने स्तर पर जो जातीय आकलन कराया है, उसके अनुसार शहर की सीट पर मुस्लिम मतदाता करीब 7 लाख की संख्या में है। इसके बाद आ जाइए आंवला लोकसभा सीट पर, जो बरेली जिले में ही आती है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में आंवला महत्वपूर्ण है। पहली बार इस सीट से हिंदू महासभा जीती थी। इसके बाद कांग्रेस, जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, जेडीयू और भाजपा ने भी परचम फहराया। कांग्रेस, जनता पार्टी और सपा ने इस सीट से 2-2 बार जीत हासिल की, जबकि भाजपा यहां 3 बार कमल खिला चुकी है। एक बार जेडीयू को भी इस सीट पर जीत हासिल हुई है। भाजपा ने एक बार फिर सांसद धर्मेंद्र कश्यप को उम्मीदवार बनाया है, जबकि समाजवादी पार्टी ने नीरज मौर्य को प्रत्याशी घोषित किया है। इस सीट पर बसपा ने सत्यवीर पर दांव लगाया है। जातीय समीकरण की बात करेंगे तो इस सीट पर मुस्लिम, यादव, कश्यप, मौर्य और ठाकुर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करते हैं। यहाँ मुस्लिम वोटर करीब 5.5 लाख, मौर्य और कश्यप 2.5 लाख और यादव वोटर करीब 2 लाख हैं। इसके बाद बात करेंगे संभल लोकसभा सीट की। इस सीट पर 2024 के चुनाव में भाजपा ने परमेश्वर लाल सैनी को उम्मीदवार बनाया है। दूसरी ओर इस सीट से सांसद रहे शफीकुर रहमान बर्क के निधन के बाद उनके पोते जियाउर रहमान बर्क को सपा ने प्रत्याशी बनाया है। यादव बहुल सीट कही जाने वाली संभल सीट पर 1996 के बाद चुनाव में दबंग नेता कहे जाने वाले डीपी यादव ने बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर जीत हासिल की थी। 1998 में मुलायम सिंह यादव ने अपनी किस्मत आजमाई और विजयी रहे। फिर 1999 के चुनाव में भी चुनाव जीत गए। 2004 के चुनाव में मुलायम सिंह यादव की जगह उनके भाई रामगोपाल यादव मैदान में उतरे और वो भी जीत गए। 2009 के चुनाव में शफीकुर रहमान बर्क यहां से सांसद बने, लेकिन तब वो बीएसपी के टिकट पर चुने गए थे। लेकिन वो 2014 के चुनाव में बीजेपी के सत्यपाल सिंह सैनी से कड़े मुकाबले में 5,174 मतों के अंतर से हार गए थे। 2019 के चुनाव में शफीकुर रहमान सपा बसपा गठबंधन के तहत चुनाव लड़े और बीजेपी को हराते हुए पिछली हार का बदला ले लिया। इस बार भी शफीकुर रहमान के कारण उनके पोते की जीत ज्यादा पक्की लग रही है। संभल को मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। मुस्लिम वोटर्स की संख्या अधिक होने की वजह से बीजेपी के लिए यहां पर जीत हासिल करना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है। इस सीट पर 50% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं, जबकि 40% के करीब हिंदू वोटर्स आते हैं। अनुसूचित जाति के करीब 2.75 लाख वोटर्स रहते हैं, तो 1.5 लाख वोटर्स यादव बिरादरी और 5.25 लाख वोटर्स पिछड़ा और सामान्य वर्ग से आते हैं। अब बात करेंगे बदायूं लोकसभा सीट की। सपा ने बदायूं सीट से पहले धर्मेंद्र यादव, फिर शिवपाल यादव और बाद में उनके बेटे आदित्य यादव को कैंडिडेट बनाया। टिकट घोषित होने के बाद से लगातार शिवपाल यादव चुनाव प्रचार में जुटे हैं। उधर भाजपा ने मौजूदा सांसद संघमित्रा मौर्य का टिकट काटकर दुर्ग विजय शाक्य को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। इसके इतर बसपा ने मुस्लिम खान को उतारकर मुस्लिम कार्ड खेल दिया है। मुस्लिमों के वोट बंटने से सपा उम्मीदवार को नुकसान हो सकता है। फिलहाल इस सीट पर सपा और भाजपा के बीच ही कांटे की टक्कर देखी जा रही है। कहने को तो ये सीट सपा का गढ़ रही है, लेकिन पिछले दिनों हुई 2 बच्चों की हत्या के बाद माहौल भाजपा की ओर झुकता नजर आ रहा है, क्योंकि वारदात के अगले ही दिन योगी आदित्यनाथ ने मुख्य आरोपी का एनकाउंटर करवा दिया था।
जिसके बाद से लोग सुरक्षा व्यवस्था के लिए भाजपा सरकार की तारीफ कर रहे थे। अब बात मैनपुरी लोकसभा सीट की। ये सीट सपा का गढ़ मानी जाती है। यहाँ अखिलेश यादव की पत्नी और मौजूदा सांसद डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। उधर भाजपा ने योगी सरकार में मंत्री और मैनपुरी सदर सीट से विधायक जयवीर सिंह को उतारकर सपा को उसके गढ़ में टक्कर देने की कोशिश की है, जबकि बसपा ने इस सीट से अपना कैंडिडेट बदलकर यादव कार्ड खेल दिया है। बसपा ने शिव प्रसाद यादव को प्रत्याशी बना दिया है। इस सीट पर सपा का पलड़ा भारी है, लेकिन भाजपा ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। मैनपुरी सीट नेताजी मुलायम सिंह यादव का संसदीय क्षेत्र रहा है। उनके निधन के बाद उपचुनाव के बाद पहला लोकसभा चुनाव होने जा रहा है। उपचुनाव में अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव ने चुनाव जीता था। इस सीट पर खास बात यह है कि इस बार अखिलेश यादव और डिंपल की बेटी अदिति अपनी मां के लिए प्रचार कर रही हैं। इसके अलावा डिंपल यादव के लिए इस सीट पर जीतना इसलिए आसान हो सकता है क्योंकि मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक कर्मभूमि रही है। सही मायनों में इस क्षेत्र में सपा का दबदबा मुलायम सिंह यादव ने ही कायम किया। मुलायम सिंह यादव ने 2 बार सीट छोड़ी और दोनों बार अपने परिवार के सदस्यों को सांसद बनाया। 2022 में उनके निधन के बाद उपचुनाव में भी उनकी पुत्रवधू डिंपल यादव सांसद बनी। सपा के इस दबदबे के लिए क्षेत्र में यादव मतदाताओं की बहुलता को सबसे बड़ी वजह मानी जाती है। इसके बाद बारी फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट की। इस लोकसभा चुनाव में भाजपा ने राजकुमार चाहर पर भरोसा जताया है, तो वहीं सपा कांग्रेस गठबंधन से पूर्व फौजी रामनाथ सिकरवार चुनावी मैदान में है। बसपा ने यहां से रामनिवास शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं भाजपा विधायक चौधरी बाबूलाल के बेटे रामेश्वर चौधरी ने निर्दलीय मैदान में उतरकर मुकाबले को रोचक बना दिया है। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी लोकसभा सीट पर 2019 के चुनाव में 4,79,505 वोटों से जीत दर्ज की थी। उन्हें 6,74,664 वोट मिले थे। ये दोनों आंकड़े राजकुमार की जीत से कम रहे थे। राजकुमार को मिले इन वोटों से अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सीकरी में गठबंधन के प्रत्याशी गुड्डू शर्मा की तो जमानत जब्त हो गई थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर को और 3,000 वोट कम मिलते तो उनकी भी जमानत जब्त हो जाती। फिलहाल इस बार मामला त्रिकोणीय होता दिखाई दे रहा है। अब बात आगरा लोकसभा सीट की। ताजमहल का शहर आगरा चुनावों के लिए तैयार है। यहां भाजपा ने मौजूदा सांसद सत्यपाल सिंह बघेल को मैदान में उतारा है। बघेल का मुकाबला बसपा की पूजा अमरोही और समाजवादी पार्टी के सुरेश चंद्र करदम से है। जहां भाजपा को चौथी बार अपनी जीत दोहराने की उम्मीद है, वहीं एसपी और बीएसपी को भी हॉटस्पॉट सीट जीतने का भरोसा है। 2019 के आंकड़ों के अनुसार आगरा लोकसभा सीट पर लगभग 19 लाख मतदाता थे। आगरा में दलित और मुस्लिम 2 महत्वपूर्ण वोट ब्लॉक हैं, जिनमें से प्रत्येक की अनुमानित संख्या 2.5 लाख से 3 लाख के बीच है। वैश्य समुदाय पंजाबियों के साथ आगरा में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण वोट बैंक है। उसके बाद ब्राह्मण समुदाय के मतदाता हैं। वोटों का पैटर्न बताता है कि दलित और मुस्लिम वोट बढ़ता रहा है, इसलिए भाजपा धड़ल्ले से जीतती रही है। लेकिन अगर दलित और मुस्लिम मतदाता एकजुट होकर किसी पार्टी या प्रत्याशी के लिए मतदान करते हैं तो भाजपा मुश्किल में आ सकती है। क्योंकि सपा ने दलित प्रत्याशी उतारा है तो भाजपा के लिए परेशानी बढ़ सकती है। अब एटा लोकसभा क्षेत्र की बात करेंगे। एटा केरल में भाजपा और सपा के बीच शाक्य समीकरण की इन दिनों खूब चर्चा है। समाजवादी पार्टी ने देवेश शाक्य को चुनावी मैदान में उतारकर शाक्य मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश की है, तो भाजपा उनसे अपने अटूट रिश्ते की दुहाई दे रही है। भाजपा ने यहां से पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह को तीसरी बार चुनावी मैदान में उतारा है। लोधी यादव बहुल इस क्षेत्र में शाक्य मतदाताओं का रुख निर्णायक माना जाता है। भाजपा के डॉक्टर महादीपक सिंह शाक्य इस सीट पर 6 बार सांसद रहे हैं। इस बार सपा से शाक्य प्रत्याशी उतारे जाने से भाजपा के सामने शाक्य वोट बैंक को बचाए रखने की चुनौती है। जातीय समीकरण के लिहाज से देखेंगे तो एटा संसदीय क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है। एटा क्षेत्र में लोध यादव और शाक्य बहुल जातियां हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में इस सीट पर करीब 16 लाख मतदाता हैं, जिसमें से 8.5 लाख पुरुष और 7.2 लाख महिला मतदाता हैं। एटा लोकसभा क्षेत्र में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इसमें कासगंज, अमापुर, पटियाली, एटा और मारहरा विधानसभा सीटें शामिल हैं। आखिर में बात करेंगे हाथरस लोकसभा सीट की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दूसरी जाट बाहुल्य हाथरस लोकसभा को माना जाता है। यहाँ इगलास, सादाबाद, छर्रा, सिकंदराऊ और हाथरस विधानसभा सहित पूरे हाथरस में जाटों का अच्छा खासा वोट बैंक है। यहाँ किसी भी चुनाव में जाट समुदाय के द्वारा निर्णायक भूमिका निभाई जाती है। भाजपा ने राजस्व मंत्री अनूप वाल्मीकि को यहाँ प्रत्याशी बनाया है।
तो वहीं समाजवादी पार्टी ने जसबीर वाल्मीकि को टिकट दिया है, जबकि बसपा की ओर से बाबू सिंह धनगर चुनावी मैदान में हैं। लोकसभा चुनाव में 7 प्रत्याशी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तीनों प्रत्याशियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। भाजपा, सपा और बसपा के तीनों दिग्गजों के द्वारा चुनाव में ताल ठोकने के बाद जनता को तमाम तरह के वादे किए जा रहे हैं। हालांकि चुनाव जीतने के लिए हर रोज तीनों प्रत्याशी अपनी जीत का दावा भी करते हैं। फिलहाल इन सीटों पर पेच फंसा हुआ है, जिसमें से खुद को सुलझाकर कौन बाहर निकाल पाएगा, इसका अंदाजा और इसका फैसला 4 जून को हो जाएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। द न्यूज़ 15 को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।